वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम माई मदर एट 66। इस पोएम को लिखा है कमला दास ने और इस पोएम में उन्होंने हमें बताया है कि जब उनकी मदर 66 ईयर्स की थी उस समय पे उन्होंने एक दिन उन्हें गाड़ी में बैठे हुए जब देखा था वो उन्हें बहुत बूढ़ी सी लग रही थी और उस दिन उन्हें अपनी मम्मी को देखकर बहुत डर लगता है कि ये इतनी बूढ़ी लग रही हैं, इनमें बिल्कुल बेजान लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको जो है जल्द ही ये मर सकती हैं। तो मुझे बहुत डर लगा, ऐसा लगा मुझे कि अगर मेरी माँ मेरे से दूर हो गई, अगर ये चल बसी तो मैं कैसे जी पाऊंगी, वो दर्द को मैं कैसे झेलूंगी। वही इन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू बताया है। पढ़ते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड मीनिंग भी है, पूरी पोएम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो उन्होंने देखा, वो ड्राइव करती हुई जा रही थी अपने मम्मी पापा के घर से कोचन तक डायरेक्टली नहीं जा रही थी, एयरपोर्ट पे जाती, वहां से फ्लाइट पकड़ती और फिर कोचन चली जाती। कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तो इनकी मम्मी इनके बराबर में ही बैठी हुई थी गाड़ी में और बिसाइड मी मतलब इनके बराबर में बैठी हुई थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉस ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। और जब वो वहां बैठी हुई थी तो कैसी थी? डॉस मतलब होता है ऐसे सो जाना, हल्की सी ऐसे मतलब कि आप बैठे बैठे सो गए हो, ऐसे इनकी माताजी सो गई थी। ओपन माउथेड, इनका मुंह खुला हुआ था, ठीक है, जैसे कि जैसे जो है ना, जैसे किसी को पता ही ना, अनअवेयर हो और एकदम से ऐसे नींद आ जाए तो मुंह खोल के भी लोग सो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उस समय पे उनकी जो मम्मी का फेस था वो ऐसा लग रहा था, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन मतलब होता है राख का रंग, बिल्कुल ही कलरलेस सा तो रंग होता है। और बिल्कुल वो कहती है उस समय पे मेरी माँ का फेस ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई कॉर्प्स हो। कॉर्प्स क्या होती है गाइस? डेड बॉडी। तो यहाँ पे उन्हें अपनी माँ की शक्ल कैसी लगती है कि वो बिल्कुल बेजान हो चुकी है। जो जवानी की सुंदरता और वो जो यंग यूथ, जो एक लाइफ होती है, वाइटलिटी होती है, वो उनके फेस पे नहीं दिख रही थी। अप्रोचिंग डेथ उन्हें दिख रही थी अपनी माँ के चेहरे पे। वो देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तो डॉज मतलब क्या होता है? हल्का सा आप सो जाओ, हल्का सा नैप लो। ओपन माउथेड, मुंह खोल के। एशन मतलब क्या हुआ? आपका पेल या ग्रेइश सा कलर होता है ये, ठीक है, राख का कलर जो होता है। कॉप्स हो गई डेड बॉडी, और ये देखकर वो डर जाती हैं, ठीक है। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और कहती तब जब मैंने मम्मी को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं जैसी वो दिख रही हैं, यानी कि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, कभी भी वो जा सकती हैं। मुझे ये समझ में आ गया था, ठीक है। अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्प्रिंगिंग ऑफ देयर होम्स। अब वो कहती है बट सून, मेरे को ये बात है कि मेरी माँ नहीं रहेगी इस दुनिया में। मैंने कहा नहीं, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। और मैं गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लग गई, ठीक है, अपना ध्यान भटकाने के लिए। वो ड्राइव कर रही थी, उन्होंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा तो उनको क्या दिखता है? कह रही मुझे तब दिखे यंग ट्रीज स्प्रिंट करते हुए। यंग ट्रीज मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हुए, जितने भी पेड़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंट क्या होता है? बहुत जोर की जो दौड़ लगती है ना, उसे स्प्रिंट कहते हैं। अब आप जब भी गाड़ी से बराबर में देखोगे खिड़की से बाहर तो आपको साथ की चीजें ऐसी भागती हुई दिखती है। आपको जितने भी पेड़ होंगे ऐसा लगता है कि हमारे साथ में वो भाग रहे हो, एक्चुअली में वो स्टिल होते हैं बट ऐसा दिखाई पड़ता है। तो कह रही मुझे वो दिखे, और मुझे क्या दिखे? मेरी चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे स्पिल करते हुए। स्पिल क्या होता है? जैसे पानी गिर जाता है, जैसे पलट जाता है, तो बच्चे ऐसे झूमते फिरते अपने घरों से बाहर निकल लेते कि शाम को खेलने आ रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसे गिरते हुए आ रहे हैं, स्पिल करते हुए आ रहे हो। और वो जो है उन्होंने क्यों लिखा है हमें कि जो है ये क्यों दिखाया कि वो भाग रहे थे और बच्चे आए? ये कंट्रास्ट शो कराएगा इस पोएम के अंदर। अंदर गाड़ी के अंदर का माहौल कैसा है? डर, लाइफलेस, उन्हें अपनी माँ को देखकर मृत्यु दिखाई दे रही है। बाहर जब देखा तो क्या है? यंग ट्रीज, पेड़ भी जवान है, छोटे छोटे पेड़ हैं और वो भाग रहे हैं। वहां उनकी मम्मी भाग सकती नहीं ना, वो तो बहुत डल, लाइफलेस हुई नहीं है, बहुत वीक है वो इस समय पे। और छोटे छोटे बच्चे, वो भी यूथ वाइटलिटी दिखाते हैं। और वहां पे अंदर उनकी गाड़ी के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। और वो ही चीज को उन्होंने इस पोएम में कंट्रास्ट करके दिखाया है कि जब मैंने गाड़ी से बाहर देखा तो मुझे ये दिख रहा था। स्प्रिंटिंग मतलब क्या है? रनिंग एट फुल स्पीड। मेरी मतलब चीयरफुल बच्चे, बड़े प्यारे प्यारे से। स्पिलिंग मतलब होता है ओवरफ्लो करते हुए, तो बच्चे भागते हुए आ रहे हैं बिल्कुल पार्क में, एंड अपने घरों से बाहर आ रहे हुए बच्चे को वो देखती हैं। चलो जी, समझ गए इस स्टैंजा को? अब क्या होता है? तो उन्होंने इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दिया ना, बाहर बच्चों को देखा निकल गई ये थॉट दिमाग से, उन्होंने सोचा नहीं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट कह रही फिर जब हम एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे पहुंचे, मैंने आपको कहा था ना कोचिन ड्राइव करके नहीं जा रही है, ट्रेन अपनी प्लेन लेक से जाएंगी वो। तो कह रही जैसे ही मैंने कोचिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे देखा, स्टैंडिंग से फ्यू यार्ड्स अवे, मेरी माँ मेरे से कुछ यार्ड यानी कि कुछ दूरी पे खड़ी हुई थी। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, रिलेटिव्स वहां खड़े हो जाते हैं, आप लोग चले जाते हो प्लेन से, ठीक है। तो मैंने उन्हें देखा, आई लुक्ड एट हर अगेन, अब मैंने उन्हें फिर से देखा अपनी माँ को।
अब वो कैसी दिख रही थी, वान। वान क्या होता है, कलरलेस बिल्कुल, मतलब कोई जैसे फेस पे एक कलर ही नहीं दिख रहा है, पेल पीलापन सा हो गया है। एज अ लेट विंटर मून, ऐसी लग रही थी मेरी माँ जैसे कि लेट विंटर का चांद हो। मतलब लेट विंटर का चांद आपने देखा है कभी? देखो सर्दियों के अंदर जो चांद होता है उसमें उसकी वो चमक नहीं होती है, क्योंकि कोहरा आ जाता है आगे, धीमा धीमा सा पड़ा होता है। वैसे ही इन्हें अपनी मम्मी की शक्ल लगती है उस समय पे, क्योंकि वो मुरझाई हुई लग रही थी, उसमें लाइफ नहीं दिख रही थी। और सेकेंडली विंटर जो है ना, लिटरेचर में विंटर एसोसिएट ही डेथ से करा जाता है, क्योंकि विंटर पे पेड़ों पे कोई पत्ते नहीं बचते हैं, बर्फ होती है और सारे पत्ते गिर जाते हैं। विंटर को लाइफ का जो डेथ, जैसे लाइफ में किसी की बुढ़ापे के बाद डेथ आ रही है, जब भी डेथ आ रही है विंटर को भी डेथ से ही एसोसिएट करा जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरी माँ मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कि लेट विंटर का मून हो। एंड आई फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। और जब उन्होंने अपनी माँ को ऐसे देखा, वेन पाल और जो है लेट विंटर के मून की तरह, तो कह रही मेरे को, मेरे मन के अंदर मेरा ओल्ड फेमिलियर एक याद आ गया, मेरा चाइल्डहुड फियर। एक क्या होता है, वो जो तुम बहाने मारते हो ना, मैम आई एम हैविंग स्टमक एक, हल्का सा जो दर्द कहते हो तुम हो रहा है, आई एम हैविंग हेड एक। तो कह रही मुझे मेरा वो पुराना दर्द याद आ गया, मेरा बचपन का डर। क्या होता है वो, जब भी हम छोटे होते हैं, नर्सरी से लेके 6, 7, 8 तक तो यही होता है हमारा, कम से कम 4 तक कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। भाई हमें तो मम्मी की याद आती है स्कूल जाके, डर लगता है ना, कहीं नहीं जाना, जहाँ जाएंगे किसी के भी घर भी जाना है, मम्मी के बिना नहीं, 2 दिन पापा के बिना रह लेंगे, मम्मी से 2 मिनट दूर नहीं रह सकते हैं। ऐसा होता है बच्चों को कि नहीं, मम्मी के तो बिल्कुल जुड़े हुए रहना मम्मी के साथ में। तो यही डर उनको आता है कि कल को मेरी माँ नहीं रहेंगी तो मैं क्या करूँगी, वो डर इनको अब जाते जाते गाइस माँ को बाय बाय बोलते हुए दोबारा आ जाता है। ये रे इस वाले स्टेंजा के हमारे वर्ड मीनिंग। तो ये पढ़ लो, वान पेल और सिकली अपीयरेंस हो गया, लेट विंटर वून मेटाफर है ये, आगे पोएटिक डिवाइस में करा दूंगी, एक चाइल्डहुड फियर, सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब उन्होंने अपनी मम्मा को देखा, अब फाइनली एंड में वो क्या करती हैं, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। बट यानी जब मैंने माँ को देखा मुझे डर भी लग गया, चाइल्डहुड फियर भी मेरा वापस आ गया कि कहीं मैं इनसे दूर ना हो जाऊँ। बट मैंने क्या करा, ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, मैं फिर मिलूंगी आपसे मम्मी, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल स्माइल। और मैंने सिर्फ हंसती रही हंसती रही हंसती रही। और वो स्माइल उन्होंने क्यों करा, वो उन्होंने अपने इमोशंस को कंसील करने के लिए करा, अपने इमोशंस को छुपाने के लिए करा। जो मन में डर था ना, पता नहीं अगली बार मिल भी पाऊंगी अपनी माँ से या नहीं मिल पाऊंगी, कहीं मुझे कोई बुरी खबर ना मिले कल को फ़ोन पे, वो डर को छुपाने के लिए इन्होंने कह रही मैंने बस स्माइल करा। तो विद दिस गाइज ये पोएम हमारी पूरी कंप्लीट होती है। अभी जो है ये माय मदर 66 के पोएटिक डिवाइस भी मैं आपको इसी वीडियो में करा देती हूँ। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस इसमें बहुत अच्छे से यूज़ हुआ है सिमिली। सिमिली में कंपैरिजन करा जाता है लाइक और एज का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इसमें भी सिमिली यूज़ हुई है। और लेट विंटर की मून की तरह जैसे लिखा है ना, हर फेस, यहाँ पे देखो आप, ये रहा सिमिली, बहुत आराम से आप इसको पता लगा सकते हो। लेट विंटर मून, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर मून, यहाँ पे एज आ गया इसलिए ये भी सिमिली है, और लाइक के साथ कंपैरिजन आ जाए तो वो भी हमारा सिमिली ही होता है। उसके बाद में सबसे मेन, अब इसी में से क्वेश्चन आते हैं, इससे ऊपर क्वेश्चन आना ही नहीं है इस पोएम में से। दूसरा पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज हुआ वो है पर्सोनिफिकेशन, जब है नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन लाइक दिखाते हैं। जैसे यंग ट्री स्प्रिंटिंग, को भागता कौन है, इंसान भागते, इन्होंने कहा यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो ऑब्वियसली ये भी एक पर्सोनिफिकेशन हमारी हो गई है। ठीक है, साथ ही के साथ में अब हमारा रेपिटेशन आ गया है। रेपिटेशन करा जाता है किसी भी वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए। तो स्माइल 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 उन्होंने क्यों करा, क्योंकि स्माइल उन्होंने बहुत ही गहरा मीनिंग दिखाया कि मैं अपना दर्द छुपाने के लिए उस दिन हंस रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे मेटाफर। मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, बट ये कंपैरिजन एज और लाइक का यूज करे बिना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा था मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, तो भाई स्पिल तो भाई लिक्विड करता है, गिरता तो कोई लिक्विड चीज है, बच्चे थोड़ी ऐसे गिर जाएंगे। बट ये दिखाने के लिए कि वो बच्चे बहुत मौज मस्ती में झूमते हुए गिरते हुए आ रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं वो हैप्पीनेस से, उन्होंने स्पिलिंग लिखा है। ठीक है, और साथ ही के साथ में ये भी दिखा रहा था कि वो बहुत हैप्पी है। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग क्या दिखा रहा है कि बच्चे बहुत हैप्पी, खुश और तेज तरार बच्चे हैं वो, और अंदर बैठी हुई उनकी माँ बिल्कुल डिफरेंट थी। तो बच्चों को उन्होंने किससे कंपेयर करा, बहुत ही हैप्पी दिखाने के लिए स्पिलिंग लिख दिया, तो इसलिए ये मेटाफर हो गया हमारा। लास्ट में टोन क्या है पोएम की, टोन पे तो बच्चे आखिरी दिन तक मुझे मैसेज करते दीदी टोन बता दो,
तो टोन आज ही पढ़ लो। तो टोन क्या है, टोन ऑफ द पोएम इज मेलानकली, काफ़ी दुख भरी जो है ना, थोड़ी सी इसकी टोन है, सोरोफुल है, और इंटरनल स्ट्रगल अपना वो बता रही है इस वाली पोएम के अंदर। ठीक है, एक छोटी सी समरी मैंने लिख दी जिसको मैं रीड करके तुम्हारा टाइम वेस्ट तो करूंगी नहीं, क्योंकि पोएम मैंने पढ़ा दी है। तो कभी भी तुम्हारे को कोई भी क्वेश्चन के लिए ये समरी छोटी सी हेल्प कर सकती है। बाकी ये पूरे के पूरे नोट्स बेहतरीन मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड हो चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, वहां से जाके देख सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। जैसे क्लास में मैम कहती है ना चुप हो जाओ, वैसे ही हमारे पोएट कह रहे हैं जिनका नाम है पैब्लो नेरूदा। नाम कमेंट कर दो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बिना किसी देरी के, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। अब वो क्यों कह रहे हैं भाई साहब हमें कि चुप हो जाओ, क्या ज़रूरत पड़ गई नहीं है हमें चुप कराने की, हमको इनके आगे शोर मचा रहे हैं? नहीं, यहाँ पे गाइस इस पोयम में वो हमें कह रहे हैं, पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि एक बार आप अपनी लाइफ में चुप होके देखो, 12 सेकंड के लिए चुप होना शुरू करो और अपनी गलतियां पहचानो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्शन की पावर वो बता रहे हैं कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है हम काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं बट अंदर से हम स्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत एंजाइटी रहती है और कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, कभी खुद को समझा ही नहीं। तो दैट्स वाई ही इज सेइंग थोड़ी देर चुप रहो, शांत रहो, खुद को समझो और देखना उससे कितना बड़ा एक फर्क पड़ेगा। तो ये है पोएम का एक डीप मीनिंग। अब पढ़ते हैं पूरी पोएम को और चीज़ों को देख लेते हैं। तो वो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनती करेंगे और अब हम सब स्टिल रहेंगे। अब यहाँ पे वो 12 ही क्यों कहते हैं, वाई ही सेट काउंट टू 12, 13, 14, 15 क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो 12 नंबर है ये एक सिम्बॉलिकली स्पिरिचुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 12 घंटे, 12 राशिफल होते हैं हमारे, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है ये, एक तरीके का यूनिटी का नंबर होता है ये 12। तो इसलिए वो कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12। हम सब, वो पूरी दुनिया को कह रहे हैं समय पे, सब 12 सेकंड तक गिनती करो और चुप हो जाओ। और वो जो है बिल्कुल शांत रहना है आपको इस समय में। वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया, वो तुम रीड करते रहना। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। वो कहते हैं for once on the face of the earth। on the face of the earth मतलब वो पूरे planet को कहने हैं। Let's not speak in any language, किसी लैंग्वेज में नहीं बात करते, क्योंकि लैंग्वेज जैसी हम बोलते हैं डिफरेंसेस आ जाते हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इंडियन, स्पेनिश, क्या है, हिंदी, बंगाली, गुजराती, डिफरेंस आ जाएंगे। आपको लगेगा ये तो अलग है, वरना तुम सामने से किसी को देखोगे तो क्या ही डिफरेंस है, ये भी इंसान हम भी इंसान, बट ये लैंग्वेज ही है जिसकी वजह से दुनिया में इतना फ़र्क है। ये तो इंग्लिश बोलता है, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इंग्लिश आती है इन्हें तो बड़ी अच्छी बोलनी। ठीक है, लोग बड़ा शो ऑफ करते हैं, क्या है, लैंग्वेज ही तो है, अपने आप को बताने का जरिया है, बट डिफ्रेंशिएशंस होते हैं। तो वो कह रहे हैं किसी लैंग्वेज में ही नहीं बोलना बिल्कुल भी। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के रुक जाते हैं। नॉट मूव्स आवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स को ज़्यादा मूव नहीं करना है। यहाँ आर्म्स का 2 मतलब है, एक आर्म्स हाथ पैर मत हिलाओ, कोई काम मत करो, कोई धाम मत करो, बैठ जाओ जी चुप होके। दूसरा आर्म्स मतलब है गोली बंदूकें, ना कोई वॉर करो, गोली बंदूकों को साइड में रख दो, रुक जाओ, रुक जाओ बिल्कुल। ये वो हमें कह रहे हैं। ठीक है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अब वो कह रहे हैं अगर तुम ऐसे रुक गए ना एक बारी को, पूरी दुनिया अगर रुक गई ना एक दिन 12 सेकंड तक काउंट करके एक साथ, तो वो एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। एग्जॉटिक मतलब रेयर, जैसा कभी पहले हुआ ही ना हो, एक स्पेशल और बहुत अनयूजुअल सा मोमेंट होगा ये, जिसमें होगी विदाउट रश। रश मतलब होता है हरी, हो गया ना, जल्दीबाजी, ये इसमें कोई रश होगा ही नहीं, बिल्कुल भी कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन्स मतलब क्या हुआ, कोई आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, वो चल रही हैं, गाड़ी चल रही है, सब चीज़ों के जनरेटर चल रहे हैं, सबका इंजन चल रहा है, कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही है कुछ ना कुछ। तो वो कह रहे हैं विदाउट इंजन मतलब क्या है, कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी मशीन की और व्हीकल्स की। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट, जब हम चुप रहेंगे, कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन नहीं होगा, एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। और इस सडन स्ट्रेंजनेस में हम सब इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो इन्होंने बनाने को कहा है। अब वो कह रहे हैं जब ये सब लोग चुप हो गए, कुछ काम धाम नहीं कर रहे, ऐसे कुछ भी नहीं कर रहे, मैं हूँ तुम्हें पढ़ानी नहीं, मैं चुप हो गई, तुम हो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम चुप हो बिल्कुल, सोच रहे हो। ठीक है, मम्मी खाना नहीं बना रही, पापा ऑफिस में रुक गए, फैक्ट्री के वर्कर्स रुक गए, जब ऐसा होगा
तो उस समय पे बहुत कुछ चेंज होगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया फिशरमैन के थ्रू, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कह रहे अब इस समय में जो फिशरमैन है वो वेल्स को हार्म नहीं करेगा, मतलब वो मच्छी नहीं पकड़ेगा, ठीक है, हार्म नहीं करेगा पूरे एक्वेटिक लाइफ को। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है ना रेगिस्तान के पास में या समुंदर के पास में, वो अपने हाथों को देखेगा कि उसके हाथ कितने गल गए हैं। और यहाँ पे उन्होंने दोनों चीज़ों का सिंबल दिया है कि देखो हम ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना नेचर को तो नुकसान पहुंचा ही नहीं है। जैसे वेल का उन्होंने कहा है कि वेल को और फिशेस को हार्म नहीं करेंगे, मतलब हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें डेवलपमेंट चाहिए, उससे हम एनवायरनमेंट तो पॉल्यूट कर ही नहीं है, बट हम खुद को भी, अपनी मेंटल पीस को भी हमने बिल्कुल ही ख़राब करके रखा हुआ है। वो जो आदमी है ना वो अपने हर्ट हैंड्स, अपने घाव देखेगा हाथ पे, उनसे रियलाइज़ होगा कि मेरे हाथ कितने ख़राब हो चुके हैं, ये रोटी कमानी है ना मुझे, उसके चक्कर में जो ये मेहनत करूँ मेरे इसके से मेरे हाथ ख़राब हो गए। और यहाँ मैन गैदरिंग सॉल्ट में हम सभी आते हैं। हम सभी जब चुप होंगे ना तो हम ये नहीं सोचेंगे यार पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। हम चुप होंगे तो हमें अपने घाव पता चलेंगे कि हमें ये चीज़ बुरी फील हो रही है, इस चीज़ से हमें बाहर आना है, तो वो चीज़ हमें हील करेगी। तो इसलिए कहते हैं ना कभी आप बहुत परेशान हो तो साइड में कोने में जाके बैठ जाओ, दिमाग शांत होगा, आप हील होगे। तो वो यही कह रहे हैं इस वाले फॉर्मेट के अंदर, हमारे को एक अलग फॉर्मेट में कि फिशरमैन भी नेचर को हार्म नहीं करेगा और मैन गैदरिंग सॉल्ट खुद को देखेगा, ठीक है। तो ये रहे सारे वर्ड मीनिंग्स जो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब वो कह रहे हैं जो लोग ग्रीन वॉर्स प्रिपेयर करते हैं, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब वो कह रहे हैं जो लोग ग्रीन वॉर्स करते हैं, यानी कि वो लोग जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वॉर विद गैस करते हैं, यानी कि वो वॉर करते हैं, एक दूसरे पे बम गोले फेंकते हैं, पॉइजनस गैसेस फेंकते हैं, ठीक है, या फिर आपको जो हम इतना ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं वो आप मान लो, ठीक है। वॉर्स विद फायर, वो बंदूक फेंक रहे हैं, टैंकर चला रहे हैं, जो वॉर होता है हमारे बाउंड्रीज के ऊपर, वो सब वॉर बंद कर दो। क्योंकि वो जो वॉर्स हैं वो जो हमें विक्ट्री देता है वो विदाउट एनी सर्वाइवर्स देता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होता है तो उस वॉर के रिजल्ट में हम कहेंगे ये जीत गई, बट वो कहते हैं असलियत में कोई नहीं जीतती, उसके भी बंदे मरे हैं, इसके आगे भी बंदे मरे हैं, इसकी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, इसकी भी हुआ है, यहाँ के भी बच्चे अनाथ हुए हैं, वहाँ के भी हुए हैं। तो कोई वॉर का विनर नहीं होता है, वॉर में डिस्ट्रक्शन ही होता है। हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम नहीं जीत रहे, क्योंकि नेचर खराब तो कल को हम भी खराब हो जाएंगे। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि वॉर जब भी है, चाहे वो नेचर की तरफ करो या असली में बंदूक फोड़ रहे हो एक दूसरे पे, तो वो जो है हमें विक्ट्री देगा विद नो सर्वाइवर्स, उस विक्ट्री को जीने के लिए कोई नहीं होगा। तो वो अब इन सब लोगों को कह रहे हैं जो लोग वॉर करते हो, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। इस मोमेंट में जब सब चुप है तो वो क्लीन क्लोथ्स पहने। क्लीन क्लोथ्स से मतलब है जैसे कोई जंग में है, उनके कपड़ों पे खून लग गया है तो वो हट दूसरे नए कपड़े पहने। और नेक्स्ट इसका मतलब ये है कि पुरानी आपसी मतभेद जो है, जो नफरतें हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, आज के समय पे भी आप देख रहे हो कितनी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ वॉर स्टेट में है। तो वो कह रहे हैं पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, नई सोच लो, नफरत को हटा दो, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने ब्रदर्स के साथ, यानी कि हम सब भाई। वो कह रहे हैं भाई भाईचारा जो है ना अपना, उसको टॉप पे रखो, तुम्हें उस चीज़ को टॉप पे रखना है। लैंग्वेज को बोलने को मना क्यों करा है कि हम सब एक से ऐसे हैं, वी ऑल आर गॉड के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं सारे, तो हमें सबको इकट्ठा आना है। एंड वॉक इन द शेड डूइंग नथिंग, और जाके एक शेड में जाओ, यानी कि पेड़ की छाँव में जाओ, या अपने दिमाग को ठंडा करो और कुछ मत करो, लड़ना धड़ना छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं हम लोग। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स मतलब होता है फ्रेश स्टार्ट करना, पीसफुली स्टार्ट करना। वॉक अबाउट ब्रदर्स मतलब क्या होता है, अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ में टाइम स्पेंड करो। शेड में जाओ, पीसफुल क्वाइट एरिया में जाओ, और वहाँ पे जाके कुछ मत करो, रेस्ट करो और अपने दिमाग को सुकून दो, तसल्ली दो, वॉर वगैरह मत करो, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। अब मैं जो कह रहा हूँ इसको टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत करना। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, लाइफ का तो मतलब ही है चलते रहना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मुझे डेथ करने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वो कह रहे हैं ना कि आप खाली बैठ जाओ, आप कुछ मत करो, आप चुप हो जाओ, तो कह रहे हैं इसका मतलब मेरा ये नहीं कि तुम मर जाओ, नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि गलत काम करने बंद करो, जो काम तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे वो बंद करो, जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे वो बंद करो, अपने
लव्ड वंस के साथ, भाई का है ना, उन्होंने जिनसे तुम प्यार करते हो उनके साथ एक 2-3 सुकून के पल बिताओ। मैं ये कह रहा हूँ, आई डोंट वांट एनी ट्रक विद डेथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मर जाओ, क्योंकि टोटल इनएक्टिव अगर आप हो जाओ, यूँ खाली बैठ जाओ, जिंदगी का कोई पर्पस ही ना छोड़ोगे, कुछ काम नाम करना है, कुछ नहीं करना, अगर पर्पस ही छोड़ दोगे, मोटिवेशन ही छोड़ दोगे, तो यू विल बी लाइक डेड। डेड होने को नहीं मैं कह रहा हूँ, बुरी चीज़ें बंद करो, खुद को समझो और लाइफ को एंजॉय करो। मैं ये कह रहा हूँ, लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट का मीनिंग क्या हुआ, टू फोकस इज ऑन लिविंग मीनिंगफुली नॉट ऑन डेथ। तो यहाँ उन्होंने कहा मीनिंगफुली जियो। अगर आप कोई काम कर भी रहे हो तो वो खुश होकर मोटिवेशन से करो, ये नहीं परेशान होकर स्ट्रेस होकर डिप्रेशन और एंजाइटी भर के मन में आप कर रहे हो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ मतलब वो नेगेटिविटी डेथ से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आगे लास्ट टेंस आने वाला है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना हो कि हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, मतलब रैट रेस में लगे हुए हैं, पैसा कमाना है और ये खरीदना है वो खरीदना है, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड, इतने ऑब्सेस नहीं होंगे मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ समय के लिए कुछ ना करें, चुप हो जाए, जैसे उन्होंने कहा ना चुप रहो, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो वो जो ह्यूज साइलेंस होगा, जो हम 12 सेकंड तक चुप हुए ना, 12 तक गिनती करके जो चुप हुए, तो कह रहे वो जो ह्यूज साइलेंस हमारा होगा, माइट इंटरप्ट, वो इंटरप्ट कर देगा हमारे अंदर की सैडनेस को, जो हम खुद को कभी समझ नहीं पाते हैं उसको, और जो हम खुद को थ्रेट करते हैं विद डेथ उसको। जैसे कई लोग जब बहुत परेशान हो जाते हैं तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स लाइक सुसाइड भी लेते हैं कि भाई वो बहुत परेशान हो गए, बहुत एंजाइटी में है, तो वो कह रहे हैं कुछ समय के लिए चुप रहेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपनी लाइफ में ऐसे स्टेज पर खुद को मत आने दो कि आपको ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़े, या अपने आप को इतना परेशान, इतना सैड तुम्हें नहीं करना है। तो ही इज सेइंग जब हम ऐसे कीपिंग क्वाइट करेंगे ना, टाइम टू टाइम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते रहेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमारी लाइफ के अंदर से वो जो सैडनेस है ना वो भी चली जाएगी। तो परहैप्स दिस ह्यूज साइलेंस, जो ह्यूज साइलेंस अभी हमने क्रिएट करा है, वो इंटरप्ट कर देगा सैडनेस को, वो सैडनेस को हटा देगा। कौन सी सैडनेस को, जो हम कभी खुद को समझ नहीं पाते या हम खुद को थ्रेट करते हैं विद डेथ, वो सबको ये हटा देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। अब वो कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कह रहे हैं इनफैक्ट ये चीज़ ना तुम अर्थ से सीख सकते हो, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। क्योंकि अर्थ पे भी तो ऐसे होता है, एक समय आता है सब कुछ थम जाता है, डेड से मतलब है सब कुछ थम सा जाता है और फिर वो अलाइव हो जाता है। अब ऐसा कब होता है, सर्दियों में, अभी सर्दी चल रही है, बाहर जाओगे पेड़ों पे इतने आपको पत्ते नहीं दिखेंगे। हमारे यहाँ अगर तुम्हें दिख भी रहे हैं तो वैसे जब बर्फ़ पड़ती है ना सर्दी के अंदर, तो पत्ते बिल्कुल गिर चुके होते हैं, ऑटम सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं, फूलों पे फूल नहीं खिलेंगे, नए नए फूल खिलेंगे स्प्रिंग में। तो वो ये कह रहे हैं कि अर्थ पे क्या होता है, जब विंटर सीजन है सब कुछ जो है बिल्कुल डेड हो जाता है, बट स्प्रिंग आता है ना, समर आता है ना, नए पत्ते खिलते हैं ना, तो सेम ही सेम हमें लाइफ में करना चाहिए। कुछ समय के लिए खुद को शांत करो, समझो खुद को, और फिर से आप ब्लूम करो, फिर से समर की तरह चहक जाओ। ही इज सेइंग दिस कि अर्थ से सीखो। अर्थ तो हर साल ऐसा करता है, हर समय में ऐसा करता है, कभी विंटर आती है, कभी स्प्रिंग आता है, कभी समर आता है, अर्थ से सीखो। अब एंड में कहते हैं नाउ आई विल कम अप टू 12, अब मैं 12 तक दोबारा गिनती करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अब तुम चुप रहो और मैं जा रहा हूँ। एंड ये जो है एक साइकोलॉजिकल आपका प्रोसेस होता है कि जहाँ से हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से उस स्टेज में से हम वापस आते हैं। ऐसे बीच में नहीं छोड़ देते कि आप बहुत ध्यान में और उसे बीच में छोड़ दोगे, आपको वापस लाना पड़ेगा अपनी कॉन्शियसनेस को। तो इसलिए वो कह रहे हैं मैं फिर से वो वापस से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 12 तक, और वो कह रहे हैं यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर जब वो चले जाएंगे और हमारा इंट्रोस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपनी मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है इस कीपिंग क्वाइट पोएम से, दैट हमें खुद को समझना है, खुद को टेंशन नहीं देनी है, खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, और हमारे प्यारे नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। वर्ड मीनिंग देखो मैंने करा दिए तुम्हारे को सारे के सारे, बाकी मेरे नोट्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में। इंस्टाग्राम आईडी पे सारे नोट्स बेहतरीन वाले गाइज अपलोड हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग के साथ, पोएटिक डिवाइसेस के साथ, समरी के साथ और क्वेश्चन के साथ। उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम
अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। ये जो पोयम है बहुत ही प्यारी सी पोयम है, इसमें सुंदरता बताई गई है हमारे को नेचर की। जो जॉन कीट्स है ना, इन्होंने बहुत सारी पोयम ऐसे लिखी है जिसमें इन्होंने नेचर की जो सुंदरता है उसके बारे में बात करी है, और इस पूरी पोयम में भी इन्होंने नेचर की सुंदरता की बात करी है कि नेचर वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को ना हमेशा हैप्पीनेस दे सकती है। चाहे कितना ही बुरा दिन हो, आप बड़े प्यार से शाम को वॉक करने निकल जाओ, अच्छी अच्छी हवा निकल रही हो, आप घूमोगे ना तो आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। बुरा फील कर रही होगी, सुबह उठोगे, एक अच्छी सी चाय पियोगे और बारिश हो जाए, ठीक है, और तुम्हें अच्छा फील होने लग जाए तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि यार नेचर में कुछ ऐसी बात है जो तुम्हारे मन को खुश कर देगी। इसकी जो सुंदरता है कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती ही रहती है। हर साल माउंटेन पे जाने का मन करता है ना, क्यों? क्योंकि वो हमेशा सुंदर रहते हैं, यही बात है। तो चलो शुरू करते हैं पोएम को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो पहली लाइन जो ये है, ये इसको बहुत ध्यान में रखो। वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है ना, यानी कि जो सुंदर चीज़ है, वो हमें फॉर एवर वाला जॉय देती है, वो हमें हमेशा खुशी देती है, एवर लास्टिंग। इसकी जो लवलीनेस है, लवलीनेस मतलब प्यारापन, जो इसके ऊपर हमें प्यार आ रहा है ना, जो ये हमें अच्छी लग रही है, वो हमेशा लगेगी। ऐसा नहीं कि आज अच्छी लग गई, कल को कोई और पसंद आ गया, कल तरसों कोई और पसंद आ गया, ये चक्कर नहीं है। जो ब्यूटीफुल चीज़ असली में होती है वो हमेशा पसंद आती है। जैसे माँ का प्यार, मम्मी से हमेशा ही प्यार करते हैं हम, मम्मी हमारे से करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही लड़ लो, बट कितना प्यार करते हैं अपने भाई बहनों से, ठीक है, पापा से। जो फैमिली लव होता है वो हो गया हमारा। तो खाली नेचर नहीं, आप और भी बहुत सारी चीज़ों को इस ब्यूटी से, थिंग ऑफ ब्यूटी कह सकते हो। जो चीज़ तुम्हारे दिल के बहुत करीब होगी ना, वो हो गई भाई साहब थिंग ऑफ ब्यूटी। बट हाँ, हम इस वाली पोयम के हिसाब से अभी इसको पोयम के रूप में हम इसे थिंग ऑफ ब्यूटी को नेचर ही देखने वाले हैं। तो वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, या हमारा जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हमें जॉय देता है और हमेशा वाला देता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी जीरो नहीं होगा। तो वर्ड मीनिंग देख लो, ब्यूटी पता चल गई, कोई चीज़ जो आपको प्लेजर देती हो, जो आपको खुशी देती हो, ठीक है, जॉय, हंसना, खुशना, हैप्पीनेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। और साथ ही के साथ में इसकी खुशी, इसकी सुंदरता बढ़ती ही नहीं रहती है, प्लस ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें देती है अब बावर। बावर क्या होता है गाइस? बावर होता है पेड़ की छाया, जहाँ पे आप अगर गर्मी में पेड़ की छाया में बैठ जाओ तो कितना सुकून मिलेगा ना। तो वो कह रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी भी ऐसी ही होती है जो हमें सुकून देती है। साथ ही के साथ में वो हमें एक साउंड स्लीप देती है जिसमें हमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने आए, हमें अच्छी हेल्थ देती है और क्वाइट ब्रीदिंग देती है। अगर कोई ऐसे ज़ोर ज़ोर की सांस लेगा मतलब वो स्ट्रेस है, वो टेंशन में है, बट आपकी क्वाइट ब्रीदिंग है, बिल्कुल स्लो ब्रीदिंग है, तो मतलब आप रिलैक्स्ड हो। तो वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी वो नेचर आप मान सकते हो, वो जो भी चीज़ आपको बहुत पसंद हो, जैसे आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो तो वो भी हो सकता है, आपको लिखना पसंद हो तो वो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका कोई किसी इंसान है जिससे आपको बहुत प्यार हो वो भी हो सकता है। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो बढ़ती ही रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमें ऐसा एहसास दिलाती है जैसे कि हम किसी पेड़ की छाँव में बैठ गए हो। बावर मतलब कि जैसे कि इसे हम कि पेड़ की छाँव में बैठ गए हो, जो अच्छी चीज़ होती है। जैसे आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में होगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपको अच्छा फील होगा। आपकी फ्रेंडशिप खराब है, खाली वो रिलेशन नहीं, आपका दोस्त ही है, चार सर्कल है आपके दोस्तों का, तुम्हें तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हें रात को नींद आएगी, तुम्हारा दोस्त A1 ग्रुप है तुम्हारे दोस्तों का, मज़ेदार सा, मस्ती करते हो साथ में, तो घर आओगे मज़े में खुश रहोगे, रात को सोओगे अच्छे सपने आएंगे, सो आउट होगे मज़ेदार रहेगी लाइफ। टेंशन वाले लोग आसपास में रखोगे तो टेंशन वाली ज़िंदगी हो जाएगी। तो दैट्स व्हाट ही इज़ टेलिंग टू अस कि सुंदर चीज़, अच्छी चीज़ का होना हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आगे वर्ड मीनिंग देख लो, यहाँ बावर ही है मेन, अ शेडेड प्लेस और अ शेल्टर इन अ गार्डन और वुड्स को हम बावर कहते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, तो वो कहते हैं अच्छा इसीलिए हम एवरी मॉरो, मॉरो मतलब है मॉर्निंग, हर सुबह जब हम उठते हैं, वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसीलिए जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम रेथिंग करते हैं। रेथिंग मतलब होता है बुनना, जैसे माला बनाते हैं ना, कि धागा लिया और उसमें पिरो पिरो के एक फूलों को आपने माला बना दी। तो वो कह रहे हैं रोज सुबह भी जब हम उठते हैं ना, हम ऐसे ही एक फूलों की माला बनाते हैं और यही हमें बाइंड करता है अर्थ को, यानी कि वो हमें जीने की एक वजह देता है।
अब आप कहोगे हम तो दीदी ऐसा नहीं करते कि सुबह उठ के माला बनाएं, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ना, ये जो तुम्हारे दिमाग में अच्छी मेमोरीज हैं और ये सुंदर सा नेचर है, सुबह उठते हो तुम सूरज देख रहे हो अपने सामने, अच्छा आसमान देख रहे हो, खुला चिड़िया चींची कर रही है, ये सब जो सुंदर चीज़ें हैं और जो तुम्हारा मन अगर खुश है और ये जो तुम्हारी अच्छी अच्छी मेमोरीज है, इसी के बेसिस पे तुम आज इस दुनिया में जिंदा रह पा रहे हो। यही अच्छी मेमोरीज हैं, इनकी यादों का तुम ऐसे एक माला बनाते हो, वो अपने दिमाग में भरते हो और उसके बेसिस पे तुम आगे अपनी लाइफ में जीते रहते हो, जीते रहते हो, जीते रहते हो। तो ये मतलब हुआ हमारा मोरो, मतलब हर दिन, नेक्स्ट डे, मॉर्निंग, टुमारो, ठीक है, हर रोज। रेथिंग मतलब क्या हुआ, मेकिंग अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, माला बनाना, और बाकी तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो अब समझ गए आपकी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो वो कह रहे हैं हम हर अगले दिन जब उठते हैं, नेक्स्ट डे जब भी हम उठते हैं, तो हम एक माला बनाते हैं अपनी अच्छी यादों की, ब्यूटीफुल चीज़ों की। यही ब्यूटीफुल चीज़ें हमें लाइफ में जीने, आगे बढ़ने की एक हिम्मत देती है। अब अगला स्टैंजा पढ़ते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें जो है, डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। इतनी लाइनें लिखी है, तुम्हें कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले तो यहाँ स्पाइट मतलब यहाँ पे है, इसका मतलब है डिस्पाइट। डिस्पाइट यहाँ लगा दो, इसका मतलब है बावजूद। चाहे दुनिया में बहुत बुरी बुरी चीज़ें हैं जो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, बट थिंग ऑफ ब्यूटी हमें जो है जीवन में जीने का एक मकसद देती है और हमें खुश कर देती है। तो यहाँ डिस्पाइट को स्पाइट क्यों लिख दिया, क्योंकि पोएट के पास लाइसेंस होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ऐसे वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तुम मत करना एग्जाम में, बट हाँ हमारे पोएट्स कर सकते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब होता है उदासी, हाँ दुनिया में बहुत उदासी है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, दुनिया में कमी भी बहुत ज़्यादा है। डर्थ मतलब होता है गाइस स्कैरसिटी, या फिर आप कहो कमी। नोबल नेचर्स मतलब क्या हुआ, अच्छे लोग, अच्छे इंसानियत से भरे लोग जो दूसरों का बुरा ना करते हो। हाँ भाई, दुनिया में कमी है अच्छे लोगों की, दुनिया में बहुत उदासी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, बहुत बुरे बुरे परेशानी वाले दिन भी बहुत लोग देखते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार हमारे जो दिन हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं, हमारे आगे का जो रास्ता है कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, सब कुछ अंधेरा सा छा गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कुछ हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, बट फिर भी एक शेप ऑफ ब्यूटी आएगी, यानी कि कोई भी टाइप की सुंदरता आएगी आपकी लाइफ में, चाहे वो नेचर हो चाहे वो कुछ भी हो, वो आपकी लाइफ में से पाल मतलब क्या हुआ, उदासी को हटा देगा। आपकी डार्क स्पिरिट स्पेस है, डार्क स्पेस जो उदासी मन के अंदर है, उससे वो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है आपको छुटकारा दिला देगी। एक बार दोबारा पढ़ते हैं स्टैंजा को, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है। डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पाइट बावजूद आपको उदासी लग रही हो, चाहे दुनिया के अंदर अच्छे लोगों की कमी हो गई हो। ऑफ द ग्लूमी डेज, चाहे दिन बुरे चल रहे हो, ग्लूमी मतलब बहुत ही पुराने डिप्रेशन से भरे हुए अजीब से दिन चल रहे हो। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वे, चाहे आपको अपने आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर ना दिख रहा हो, आपको जो है समझ में ना आ रहा होगा मैं क्या करूं। येस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, येस ये सब होता रहेगा दुनिया में, बट अगर आपके पास थिंग ऑफ ब्यूटी होगी तो वो आपकी लाइफ में से जो है बुरी चीजों को हटा देगा। इट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। डिस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब क्या हुआ, उदासी। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ठीक है, डर्थ मतलब क्या होता है, कमी। कमी किसकी है, नोबल नेचर की, अच्छे लोगों की। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो हमारे उदासी वाले दिन है। ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, हाँ हमारे रास्ते बहुत हमें लगता है कि अनहेल्दी मतलब अच्छे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करो क्या ना करो। ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, हाँ आगे वाला जो रास्ता है बहुत काला अंधेरा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि आगे कैसे बढ़ पाएंगे, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ ये सब तुम्हें लगेगा, बट सम शेप ऑफ ब्यूटी, बट कोई एक ऐसी सुंदर चीज आएगी दैट विल मूव अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी स्पिरिट्स, जो हमारे अंदर जो हमारे डिप्रेशन महसूस हो रहा है हमें, उसके ऊपर से सारी जो है पाल क्या हुआ, सैडनेस, वो हटा देगी। इट विल रिमूव अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, हमारी कभी कभी बहुत बुरा फील हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि हमारी जो स्पिरिट है वो डार्क हो गई है। और पाल मतलब क्या हुआ, एक उदासी का घेरा हमारे ऊपर आ गया, नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं। तो अगर थिंग ऑफ ब्यूटी उस समय तुम्हें मिल जाएगी तो वो नेगेटिव इमोशंस भाग जाएंगे। अब वो नेगेटिव इमोशन भगाने के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी तो बहुत जरूरी है, तो वो कोई नेचर भी हो सकता है या कोई भी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो। ठीक है जी, समझ गए, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये वाली लाइन, तभी 3 बारी में समझाया। अब आगे बहुत सब ईजी है। अब वो कहते हैं क्या है वो थिंग ऑफ ब्यूटी, अब हमारे पोएट बताते हैं क्या है वो शेप ऑफ ब्यूटी जो हमारे को खुश कर देगी। सच द मून, वो कहते हैं सच एज द सन, सच एज द मून, क्या क्या है, वो कहते हैं सच एज द सन,
द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, क्या बोलते हैं वो, क्या है उनके अकॉर्डिंग, क्या है सुंदर चीजें, सन है, मून है, ट्रीज चाहे ओल्ड हो चाहे यंग हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जो हमारे को एक वो देते हैं ना शेडी बून, एक छाव देते हैं, वो वाले पेड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। फ्रॉम अ सिंपल शीप, कह रहे एक छोटी सी भेड़ बकरी को भी तुम जाते हुए देख लोगे, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वैसे ही डेफोडिल्स है, डेफोडिल्स है येलो कलर के प्यारे से फूल होते हैं, और ग्रीन वर्ल्ड मतलब जंगल के अंदर जो खिलते हैं, ये सब चीज़ें हैं थिंग ऑफ ब्यूटी। तभी मैंने पोएम की स्टार्टिंग में कहा था कि पोएट के अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर। हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, बट हम पोएट के हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने ये थिंग ऑफ ब्यूटी कही। अब तुम्हारा काम है मुझे कमेंट सेक्शन में तुम इस एक एक थिंग ऑफ ब्यूटी को लिख कर बताओगे, क्योंकि ऐसे नहीं याद रहेगी, आज याद रहेगा, एक चीज़ भी भूल गए ना एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। तो ये बताओ तुम मेरे को सारी की सारी, और क्या बताते हैं, और क्या थिंग ऑफ ब्यूटी बची है अभी। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी वो क्या कहते हैं, नहरें, छोटी छोटी प्यारी प्यारी नहरें, जैसे आप ये देख रहे हो ये एक नहर जा रही है, कह रहे ये है थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाती है एक गर्म दिन के अंदर। कोवर्ट मतलब क्या हुआ, एक शेल्टर और हिडन प्लेस। और एक गर्म दिन के अंदर अगर हम, जैसे आप गर्मी वाला दिन है बड़ा, और आप निकल के पर चले जाओ इस नहर के पास से, तो यार ठंडक ठंडक सी होगी, तो आपको ये अच्छा एहसास दिलाएगा। तो ये ब्यूटीफुल चीज़ नेचर की वो कह रहे हैं, ये है थिंग ऑफ ब्यूटी। और क्या है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। और दूसरा मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच जहाँ पे वो मस्क रोज उगे हुए हैं ना, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। मस्क रोज के तो इतने महंगे महंगे परफ्यूम आते हैं जिसको लोग सूंघ के अपनी खुश होंगे भैया कि अच्छा फील होगा वो परफ्यूम लगा के, तो वही मस्क रोज की ये बात कर रहे हैं, ये है थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे पोएट ने क्या क्या सुंदर चीज़ें हमें बता दी वो मैंने यहाँ पे समराइज कर दी है। सन है, मून है, ओल्ड यंग और ट्री है, डेफोडिल है, स्ट्रीम्स है जो कूलनेस ऑफर करती है, शेल्टर ऑफर करती है, रिलीफ ऑफर करती है हॉट सीजन से, और साथ ही के साथ में हमारा ये मस्क रोज की सुंदर सी खुशबू। ये है कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे को पोएट ने बताई है। अब एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमें वो बता चुके हैं, वो है नेचर। अब दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी बताएंगे, एक और बताते हैं, एक और चीज़ है थिंग ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। ये तीनों लाइनें इकट्ठी पढ़नी है। कह रहे दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी है ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, वो लोग जिनकी तो मौत में भी, जिनके मरने के बाद भी हम उनका नाम लेते हैं। कौन, हमारे शहीद, जिन्होंने कोई अच्छा काम करने के लिए जो शहीद हो गए, या कुछ ऐसे लोग जो मरे तो उन्होंने कुछ ऐसे बड़े बड़े काम करे कि वो आज तक हमारी दुनिया में उनका नाम लिया जा रहा है। कह रहे दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी वो सभी लोग हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हमें मोटिवेशन देते हैं इस लाइफ में ज़िंदा रहने का। उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसे काम करे जिससे हम अच्छे से ज़िंदगी में जी पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं उनकी जो कहानी हम सुनते हैं ना, जैसे हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, हमें अलग अलग स्टोरीज सुनाई जाती हैं उन लोगों की जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करा हो, या जो वो बड़े बड़े हीरोइक काम करे उन्होंने। कह रहे दूसरा जो है हमारा थिंग ऑफ ब्यूटी वो ये लोगों की कहानियां हैं, ग्रैंडियर ऑफ डोम्स है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। ग्रैंडियर मतलब क्या हुआ, बहुत ही ग्रेट होना, डोम मतलब होता है डेथ, ठीक है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, बट जो उनकी डेथ में भी जो है गाइस, हमने आगे उनके क्या लगा है, माइटी डेड, यानी कि दूसरे हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी कौन है, वो शहीद हमारे, वो लोग जिनकी जो है मरने के बाद भी हम उनकी कहानियों के थ्रू उन्हें याद करते हैं एंड हम उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring। और कहने ये सारी थिंग ऑफ ब्यूटी पता है क्या है, ये सारी थिंग ऑफ ब्यूटी एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, जो हमारी तरफ पोर करता हुआ, हमारी तरफ उतरता हुआ आ रहा है हेवन के ब्रिंक से, हेवन के कोने से। तो राइट नाउ एंड में वो कहते हैं कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ है, चाहे नेचर हो या इतने महान लोग जो हमारी कंट्री में पैदा हुए, हमारी दुनिया में पैदा हुए, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ऊपर आसमान से, हेवन से, एक फाउंटेन के रूप में। एक फाउंटेन है वो हमेशा खुला रहता है, वो एंडलेस है, वो उतरे ही जा रहा है हमारी धरती पे, आ हेवन से रहा है, और वही ये जो थिंग ऑफ ब्यूटीज है हमारे पास लेकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एंड में उन्होंने कहा है कि ये भगवान जी ही हैं जिन्होंने हमें इतना ब्यूटीफुल नेचर दिया है, और साथ ही के साथ में वो इतने महान लोगों को जन्म देते हैं धरती पे जो हमारे लिए अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक
पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवेंस ब्रिंग, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, तो उन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी को क्या कहा है, वो एंडलेस है। आपने देखा है समुद्र आज भी है, हम मर भी जाएंगे तब भी रहेगा, पहाड़ आज भी हैं तब भी रहेंगे, बल्कि थोड़ा समय बाद और अच्छे हो जाएंगे, हम उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे। पेड़ पौधे सुंदर सुंदर हमारी चीज़ें, नदियाँ हो गई हमारी, ये सब चीज़ें वैसी ही रहेंगी। अगर हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो इनफैक्ट वो और अच्छी हो जाएंगी। वो तो हमेशा कितने सालों से नेचर हमारी धरती पे प्रेजेंट है, तो वो यही चीज़ कह रहे हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमारे को भगवान जी ने दी है। और जो महान लोग भी अगर आए हैं दुनिया में, जिनकी कहानियां हाँ वो कह रहे थे थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो भी किसने जन्म दिया उनको यहाँ पे, भगवान जी ने। तो एंड में उन्होंने जो है क्रेडिट दिया थिंग ऑफ ब्यूटी का भगवान को। एंड एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक की हमारा थिंग ऑफ ब्यूटी, जो आ रहा है हेवन से। इमॉर्टल मतलब क्या हुआ, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहेगी ये थिंग ऑफ ब्यूटी। ये एक ड्रिंक की तरह है जो हमेशा हमें मिलती रहेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे लास्ट में पढ़ लो, द स्पीकर सेज दैट मेमोरी ऑफ ग्रेट हीरोइक पीपल ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, मतलब जो मेमोरीज है ना बड़े बड़े लोगों की, अच्छे अच्छे हीरोइक लोगों की, वो हमारे लिए दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी, उनकी जो कहानियां हम सुनते हैं वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ये सब हमारे लिए क्या होती है, एक एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय होता है, जैसा का एक फाउंटेन हो सुंदर सा, जो हमेशा हमारे लिए हेवन से आ ही रहा है। ओके गाइस, तो विद दिस हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। इसमें काफी सारे वर्ड मीनिंग्स थे जो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, इनको आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, एक्सट्रैक्ट वाले। तो ये स्लाइड मिल जाएगी आपको मेरे जो है प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन गो एंड डाउनलोड द नोट्स। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। सबसे लेंदी पोएम है हमारी फ्लेमिंगो बुक की। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और इन्होंने ना जाने कितनी ही सुंदर सुंदर पोएम्स लिखी हैं जो लाइफ की रियलिटीज और असली बातों के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं आज इस पोएम को, अ रोड साइड स्टैंड। डिफिकल्ट लगती है बच्चों को क्योंकि बहुत ही गहरा मीनिंग है इसका, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करे गए। अब नहीं लगेगी, मैं पढ़ा रही हूँ ना, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इस पोएम में होता क्या है, वो बता रहे हैं हमारे को रोड साइड स्टैंड के लोगों की कहानी। जो लोग हाईवे के किनारे पे छोटे छोटी स्टॉल्स लगाते हैं ना, रोड साइड पे एक स्टैंड सा लगा देते हैं, कुछ भी सामान उस पर बेचना शुरू कर देते हैं, फल सब्जी उगाई हुई अपने फार्म पे छोटी मोटी सीनरी से बना के बेचना शुरू कर देते हैं, इस होप में कि भैया हाईवे से जाते हुए जब लोग जा रहे होंगे अपनी बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ी में, तो एक बार रुक के हमसे कुछ खरीद लेंगे, हम भी थोड़ी कमाई कर लेंगे कि हम तो गांव में रहने वाले हैं, हम तो यहाँ दूर शहर के किनारे पे रहने वाले हैं, हम तो शहर जाके कमाइयाँ नहीं कर पा रहे, तो ये लोग यहाँ से निकल के जा रहे होंगे तो कुछ पैसा हमारे पे भी खर्च कर देंगे। इस सोच में ये स्टैंड लगाते हैं। बट कई बार ऐसा होता है हम में से कोई भी रोड साइड स्टैंड पे रुक कर कुछ नहीं खरीदता और ये लोग बहुत गरीबी में जीते हैं। इनके ऊपर ये पूरी पोएम है हमारी। लेट्स स्टडी। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो वर्डिंग पे गौर फरमाओ, लिटिल ओल्ड हाउस छोटा सा पुराना सा घर है, विद अ लिटिल न्यू शेड। उन्होंने क्या लिया, एक इनिशिएटिव लिया, एक बिजनेस स्टार्ट करा है। गाइस देखो जैसे लोग स्टार्टअप करते हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है ये, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने एक टीन का शेड डाला, छोटा सा खरीद के लाई उसे, उन्होंने नया सा एक छोटा सा शेड लगाया है, ठीक है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड। और कहाँ पे लगाया है, फ्रंट पे, रोड के एज पे, किनारे पे, मतलब आप मान लो रोड के किनारे पे, बिल्कुल कहाँ पे, जहाँ से ट्रैफिक निकलता हुआ जाता है। कहाँ भैया, हाईवे जहाँ से जा रहा है, जहाँ चमचमाती हुई गाड़ियाँ निकलती हुई जाती है, वहाँ लगाया है। A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of blood. अब वो जो रोड साइड स्टैंड है गाइस, इट इज ऑल्सो पथेटिकली प्लीडिंग। पथेटिक मतलब जिस देख के तुम्हें तरस आ जाए यार, पथेटिक चीज़ है ये तो बिल्कुल। और प्लेड मतलब होता है गुजारिश करना। वो कह रहे हैं उस स्टैंड को देख के लग रहा है कि वो भी गुजारिश कर रहा हो, मानो कि वो जो है कुछ कह रहा हो कि तुम मेरे से आगे कुछ खरीद लो। बट इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। बट ये मत कहो कि वो तरस खाता हुआ पथेटिक स्टैंड लग रहा है तो वो लोग वहाँ कुछ भीख मांग रहे हैं। डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है गाइस, मतलब बैक करना, चैरिटी करना या डोनेशन मांग रहे हैं, नहीं गाइस, उन्होंने बिजनेस करा है। वो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आगे फ्री फंड में डोनेशन दे दो या हमें आके आप भीख दो, नहीं। वो क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पे एक फल सब्जियाँ लगाई हैं, आप इनका पूछो कितने में मिल रही है और हमसे खरीदो। बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड करने की बात कर रहे हैं ये। दे आर नॉट बेगिंग, दे आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी, ठीक है। तो चाहे वो रोड साइड स्टैंड को देख के तुम्हें तरस आएगा, हाय बेचारा, बट वो बेचारे लोग नहीं है, वो बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर कह रहे हैं वो, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बिजनेस क्यों स्टार्ट करा है। फॉर सम मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स
द फ्लावर्स ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। वो क्या चाहिए उन लोगों को, उन्होंने वो इसलिए लगाया है रोड साइड स्टैंड, डोल ऑफ ब्रेड के लिए नहीं लगाया, चैरिटी बेसिक फूड के लिए लगाया, वो इसलिए लगाया है जिससे वो कुछ मनी अर्न कर पाए, कुछ कैश अर्न कर पाए। कौन सा कैश? जिसका जो फ्लो है वो शहरी लोगों को, फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब क्या है, जो अर्बन एरियाज के लोग हैं, वहाँ पे जितनी प्रोस्पेरिटी है, जो पैसे ने शहरों को इतना तरक्की पे पहुँचाया है, वो थोड़ा सा पैसा इन लोगों को चाहिए कि हमें भी मिल जाए। वो पैसा जिसने जो है फ्लावर ऑफ सिटीज़ को यानी कि बड़े बड़े शहरों को सिंकिंग यानी डूबने से, विदरिंग यानी कि खराब होने से बचाया है, वही पैसा इन्हें, जो आपने देखा ना शहरों में तरक्की है, गाँव में कई जगहों पर इतनी नहीं है, तो इन्हें वही वाला पैसा चाहिए। ठीक है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर चैरिटी। तो ये इन्होंने स्टैंड अपना लगाया है। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। बट जो पॉलिश ट्रैफिक है, ये देखो भाई साहब फरारी निकल के जा रही है, बट इनके पास नहीं रुकेंगे। BMW जाएगी वो भी नहीं रुकेगा, अरे ऑडी मारुति जाएगी वो भी नहीं रुकने वाले। कोई गाड़ियां ऐसी नहीं होंगी जो रुक के इनसे 2 रुपए की चीज़ खरीद ले, नहीं भैया हम तो नहीं खरीदेंगे। यही कहा है उन्होंने। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड, अपनी ही धुन में चले जाते हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, अगर कभी रुक भी जाएं तो इरिटेट हो जाते हैं। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या हुआ, इरिटेट होना। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब अगर आप इरिटेट हो जाओ तो उसे कहते हैं हम, अनॉय हो जाओ, चिढ़ जाओ तो उसे कहते हैं हम आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो कहते हैं अगर कभी रुक भी जाए, वैसे तो ध्यान नहीं देते, बट अगर कभी गलती से रुक भी जाए तो चिढ़ जाते हैं। अब तुम कहोगे क्यों चिढ़ रहे हो, देख कर उस रोड साइड स्टैंड को। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, कि वो देख के परेशान हो जाते कि वाह यार क्या ब्यूटीफुल जगह थी, तो नज़ारा था हाईवे का, यहाँ पे क्या सड़ा सा रोड साइड स्टैंड लगा दिया, घटिया सा पेंट हो रखा है उसके ऊपर। ऑफ साइंस विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, वो देखते हैं और कहते हैं अरे यार क्या है ये लोग, इन्होंने तो गलत नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन लगा रखा है। कभी गाड़ी रोक भी देना तो चिढ़ते हैं, गंदा सा पेंट कर रखा है इन्होंने बिल्कुल स्टैंड पे, साइंस गलत लगा रखे हैं नॉर्थ और साउथ के। ठीक है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, और इनफैक्ट वो लोग जो सब्जियां बेच रहे हैं, जो फल बेच रहे हैं, उन्हें देखकर भी चिढ़ते हैं। और क्रिकेट नेक गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वर्ड्स, तो वो लोग क्या बेच रहे हैं रोड साइड स्टैंड के लोग, उन्होंने ना वुडन क्वार्ट्स रखे हुए हैं, यानी कि एक बड़ी बड़ी जो है वुडन की टोकरियां से रखी हुई हैं। देखो जैसे ये हो गई ना, ये टोकरी रखी हुई है और इसमें वो लोग वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, या फिर वो बेच रहे हैं क्रिकेट नेक वाला गोल्डन स्क्वॉश। स्क्वॉश क्या होता है, लौकी खाइए, लौकी की सब्जी जो होती है, घिया का ही भाई की फैमिली होती है, वो घिए का ही फैमिली का एक प्रकार का आपका सब्जी होती है, और उसकी भी गर्दन यूँ मुड़ी सी हुई है, क्योंकि बहुत हाई एंड वाली नहीं है। वो कह रहे हैं उसको देख के भी वो चिढ़ जाते हैं, और उस पर सिल्वर कलर के धब्बे धब्बे से भी हैं, ये सब देख के वो चिढ़ जाते हैं। या फिर ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन, या फिर अगर कोई पेंटिंग भी उन्होंने लगा रखी है ना बेचने के लिए कि सुंदर सी सीनरी खुद बना के लगाई है, उससे चिढ़ जाते हैं। या इसका मतलब ये भी है कि पीछे जो पेंटिंग वगैरह इन्हें दिख रही है, पीछे जो सीनरी दिख रही है, वो सारी जो खराब हो रही है टोटली, उससे ये परेशान हो रहे हैं। इन्हें क्या लग रहा है, इन्हें बिजनेस नहीं लग रहा कि वो रोड साइड स्टैंड के लोग बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, ये रोक के चिढ़ जाते हैं कि यार क्या लोग हैं अनपढ़, इन्होंने तो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन गलत लगा रखा है, सड़ी सी वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, इनकी तो सब्जी भी अड़ाई तेरे शक्लों की है, ऐसी यूँ टेढ़ी मुड़ी हुई धप्पो वाली, पागल से लोग हैं। तो चिढ़ के वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ठीक है जी, चलो भाई, दुनिया है ऐसी ही होती है क्रूअल। अब आगे जब ऐसे निकल के जब वो लोग जाते हैं, कौन लोग जाते हैं, हमारे रोड साइड स्टैंड के लोगों के सामने से शहरी लोग, तो यहाँ पे बोलते हैं हमारे रोड साइड स्टैंड के लोग, यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, आप ये भी सोच सकते हो कि ये बात पोएट ने कही, वो कहते हैं यू हैव द मनी, हाँ शहर के लोगों हमें पता है तुम्हारे पास पैसा है, बट अगर तुम्हें इतना मीन मतलब क्या हुआ, इतना सेल्फिश ही होना है तो भाई हाँ रखो अपना पैसा अपने पास। और ये बात को गुस्से में बोलते हैं, क्रॉसली मतलब क्या हो गया, गुस्से में बोलना। एंड कहते हैं हाँ आगे बढ़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की। ठीक है, ये कौन कह रहा है, रोड साइड स्टैंड के लोग कह रहे हैं कि भाई तुम में अगर पैसा है तुम्हारा और तुम सेल्फिश हो, अपने पास ही रखना है ना, तो रुक के हमें 4 बातें भी मत सुना के जाया करो कि क्या गंदा बेकार कर दिया पूरी सीनरी को, और चले ही जाया करो, रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा आप ये भी मान सकते हो कि ये लाइन कही है पोएट ने, पोएट गुस्सा होने हैं कि यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई यू कीप योर मनी दिस क्रॉसली। गुस्से में पोएट कह रहे हैं हमारे को कि भाई तुम शहर के लोग, इतना पैसा है तो 2 रुपये खर्च कर दो इन लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। अब ये पोएट कह रहे हैं जो ये सीनरी खराब हुई है, तुम्हें लग रहा है ये रोड साइड स्टैंड जो लग गया ये पहाड़ों के बीच में, तो इससे सीनरी खराब हुई है, ये मेरी कंप्लेन नहीं है, मुझे सबसे फर्क नहीं करता। सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो वॉट इज अनसेड, मुझे पता है किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है,
जो वो लोग जो निराश होकर वहाँ बैठे हैं, मुझे उस चीज़ को बुरा लगता है, ठीक है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand। ये कौन कह रहे हैं? ये रोड साइड स्टैंड के लोग हैं। रोड साइड स्टैंड के लोग अब बताते हैं कि हेयर फार फ्रॉम सिटी, हमने इतनी सिटी से दूर कोने पे अपना ये रोड साइड स्टैंड लगाया। क्यों? क्योंकि हम कुछ पैसा मांग रहे हैं, कुछ पैसा फील करना चाह रहे हैं अपने हाथ में, जो हम ऑब्वियसली हर एक का हक है पैसा कमाना। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब ये इसके नेक्स्ट 4 लाइन्स है। यहाँ से थोड़ा अगर आप कंफ्यूज हो तो दोबारा बताती हूँ। अब उन्होंने क्या कहा? हेयर फार फ्रॉम द सिटी, हमने अपना रोड साइड स्टैंड लगाया जिससे हम भी कुछ पैसा कमा पाए, ठीक है। और हम क्या कर पाए? हम ट्राई कर पाए कि हम अपनी बीइंग को एक्सपैंड कर पाए। बीइंग मतलब क्या हुआ? लिविंग बीइंग जो हो गई, जो आप कमाई कर रहे हो ना, अपनी रोटी कपड़ा मकान कमाने का जो साधन है, हम चाह रहे हैं वो हमारा भी पड़ जाए और हम भी वो लाइफ जी पाए जो मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस करती है। मूविंग पिक्चर्स क्या हो गई? जैसे कि फिल्में, अगर आप फिल्में देखोगे तो आप देखोगे उसमें कैसी ज़िंदगी दिखाते हैं, शानो शौकत वाली लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं। उसमें ये भी दिखाते हैं कि कोई गरीब आदमी अगर कोई इनिशिएटिव लेता है ना तो वो सक्सेसफुल हो गया, भैया हीरो है, वो गरीब था, उसने मेहनत करी, वो अमीर हो गया, ऐसा ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमने भी ये रोड साइड स्टैंड इसीलिए लगाया है कि जो हमने देखा है पिक्चरों में वो हमें भी मिल जाए, हम भी मेहनत करें, हमें भी हमारा हक का पैसा मिल जाए और हमें वो ज़िंदगी मिल जाए दैट पार्टी इन पावर इज़ सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और हमें वो ज़िंदगी चाहिए जो पॉलिटिशियंस हमारे से दूर रख रहे हैं। क्योंकि कई बार जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिशियन आके इन्हें बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, रोज़गार देंगे, घर देंगे, मकान देंगे, ये सब, बट बाद में सब ठप पड़ जाते हैं, कोई इनका वादा पूरा नहीं करता। तो ये कह रहे हैं इसलिए हमने खुद ही इनिशिएटिव लेकर रोड साइड स्टैंड लगा दिया है आज कि तुम कुछ खरीद लो हमसे कि हम भी भाई साहब पैसा कमा ले। तो ये उन्होंने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। It is in the news that all these pitiful kins are to be bought out and mercifully gathered in। अब ऑथर हमें ये पोएट हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बता रहे हैं कि आजकल खबरों में चल रहा है कि ये सारे पिटिफुल किन्स को, पिटिफुल किन्स मतलब पुअर से, जो ये सारे आपस में फैमिली, किन मतलब होता है फैमिली, तो ये सारे गरीब है ना इकट्ठे, ये जो गरीब सारे गांव वाले हैं, न्यूज़ चल रही है, इन सबको इकट्ठा लाया जाएगा एंड मर्सीफुली गैदर इन, मर्सीफुली मतलब तरस खा के, इन पे तरस खा के इन्हें इकट्ठा करेंगे टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड स्टोर। कहाँ पे? इनके लिए एक विलेज बनवाएंगे, इनके लिए एक नया गांव बनवाएंगे जहाँ पे थिएटर भी होगा और जहाँ पे स्टोर भी होगा, यानी कि मॉल टाइप होगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और वहाँ पे जब ये लोग रहेंगे ना, न्यूज़ चल रही है खबरों में, इनको टेंशन ही नहीं होगी, इनकी सारी लाइफ की टेंशनें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। वाइल द ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। अब ये कौन है? ये वादे कौन कर रहे हैं? ये बड़े बड़े वादे कौन कर रहे हैं टीवी पे आके कि इन लोगों को इकट्ठा करके गांव में रखेंगे, जहाँ यहाँ पे थिएटर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, कोई टेंशन नहीं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की। ये कौन कर रहे हैं? ये ग्रीडी गुड डूअर्स कर रहे हैं। ग्रीडी मतलब लालची, गुड डूअर मतलब अच्छा करने वाला। तो ये तो दो अपोजिट इकट्ठे हो गए। तो ऐसे कौन होते हैं? बड़े बड़े पॉलिटिशियन, लालची वाले। अच्छे भी होते हैं बट बुरे भी तो होते हैं लालची वाले। उनकी बात यहाँ पे हो रही है, जो आके वादा करते हैं वोट बैंक के लिए बट कल को बदल जाते हैं। दे आर बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। बेनिफिशिएंट मतलब अपने मतलब निकालने वाला, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जंगली जानवर, ठीक है। तो वो कह रही है तो शिकारी हैं, इनका शिकार करने आए हैं अपने बेनिफिट के लिए। दे स्वाम ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट। स्वाम होता है झुंड बना के सर पे झूमना। ये इन अब गरीब लोगों की, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इनके सरों पे झूम रहे हैं, न्यूज़ दिखा रहे हैं इनका पागल बनाने के लिए, वोट मांगने के लिए कि भाई तुम्हें तो बहुत अच्छी जिंदगी हम देने वाले हैं। दोबारा पढ़ते हैं। While greedy good doers, beneficent beast of prey, swarm over their life enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits। इन्हें ऐसे ऐसे benefits दिखा रहे हैं जो अगर तुम उन्हें कैलकुलेट करोगे ना तो ये इन लोगों को, इनका दिमाग खराब कर देंगे। सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब इनका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। इन्हें ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हैं। तो न्यूज़ में जो बातें चल रही हैं उसमें इन लोगों को इतने बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, इन्हें मैन्युपुलेट करा जा रहा है कि हम आपको अच्छी ज़िंदगी देंगे। सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब मैन्युपुलेट करना कि हाँ हमें वोट दे दो, हम आपकी ज़िंदगी अच्छी बना देंगे। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroying their sleeping at night in the ancient way। अब एंड में वो कहते हैं एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप। अब ये न्यूज़ चला चला के बड़े बड़े बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे ने, लालची लोगों ने क्या कहा, तुम टेंशन मत लो, हम सब कर देंगे तुम्हारे लिए, तो हम सो जाओ, टेंशन ही मत लो। दे स्लीप ऑल डे, बट जब वोट मिल जाते हैं, इलेक्शन में जीत गए, उसके बाद ये सो जाते हैं। इन्हें खुद कोई काम नहीं करते हैं उसके बाद, क्योंकि इन्होंने तो झूठे वादे किए थे।
और फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये उन विलेजर्स की नींद जिन्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। वो विलेजर्स जो पहले एंशियंट वे में सोते थे आराम से, मतलब आराम से सुबह जल्दी उठे, रात को आराम से चैन की नींद सो गए, बट क्योंकि इन्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि हाँ अच्छा हो जाएगा, और अब जब वो टूटेगा तो रात को नींद ही नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि ऐसा होता है इन गरीब लोगों के साथ। अगर इनकी मदद करने का कोई कहता भी है तो वो झूठ होता है, सिर्फ उनको बहकाने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए होता है। ठीक है जी, तो समझ गए ये पूरी लाइंस को आप लोग। चलो अगला पढ़ते हैं हम। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। अब यहाँ पोएट कहते हैं कभी कभी तो मुझे खुद लगता है कि मैं इस चीज़ को झेल नहीं सकता हूँ। The thought of so much childish longing in vain, जो ये थॉट है ना इन लोगों की, ये जो बच्चे की तरह ये जो जिद कर रहे हैं, ये बिल्कुल फालतू की है। चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब क्या हुआ, जैसे छोटा बच्चा जिद करता है, रोज़ करेंगे, आज चॉकलेट चाहिए, चलो चॉकलेट मिल जाएगी, कल को गाड़ी चाहिए, ये नया ये चाहिए, वो चाहिए, बच्चे हर चीज़ मांगते रहते हैं। अब कई बार मम्मी पापा पूरी कर देते, कई बार बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो उनकी जो डिमांड होती है वो वेन यानी कि बेकार चली जाती है। वेन मतलब क्या हुआ, आपकी जो आप मांगना चाह रहे हो वो कंप्लीट ना हो, ठीक है, जिसका कोई रिजल्ट ना हो, कोई सक्सेस ना हो। तो वो कह रहे हैं इन लोगों की भी जो ये डिमांड है ना, ये एक बच्चे की जिद की तरह है जो कभी पूरी नहीं होगी। क्या डिमांड है इनकी, ये यहाँ बैठे हैं भाई साहब कि ये गाड़ी रुक के कुछ खरीद लेगी, बट कोई नहीं खरीदता। तो ये इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग को देख के हमारे पोएट परेशान हो गए हैं। The sadness that lurks near the open window there, that awaits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of stopping car। अब वो कह रहे हैं ये जो ओपन विंडो तुम्हें यहाँ दिख रही है ना, ये पूरी विंडो में एक सैडनेस घूमती रहती है, एक दुख है। क्यों, ये लोग हर समय बैठ के प्रे कर रहे हैं, यार कोई गाड़ी रुक जाए, कोई गाड़ी रुक जाए, इस चीज़ को ये प्रे करते रहते हैं। तो ये लाइन पढ़ी आपने, देखो कितनी इमोशनल लाइन है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, प्रेयर करते रहते हैं ये कोई रुक जाए, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ये प्रे करते हैं और एक गाड़ी की ना ब्रेक लग जाए और एक गाड़ी के रुकने की हमें आवाज़ आ जाए। ठीक है, चलो। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, जो ये 1000 गाड़ियाँ जा रही हैं उनमें से एक रुक जाए। जस्ट वॉन्ट टू इंक्वायर वॉट अ फार्मर्स प्राइस आर, बस एक रुक के पूछ ले आप ये कितने की बेच रहे हो, ये जो ये टेढ़ी सी सब्जी है कितने की बेच रहे हो, एक तो रुक जाए। ये लोग बैठ के यही प्रे करते रहते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और वो हाँ पोएट कह रहे हैं हाँ एक दिन ऐसा हुआ, एक रुक गई, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बट रुकी थी इनके आगे की घास खराब करने के लिए, क्योंकि इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्योंकि काफ़ी बार कुछ गाड़ियाँ इनके पास रुक जाती हैं कि भाई यहाँ से यू टर्न मान लेंगे, तो उससे इनके पास की घास खराब हो जाती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और कोई रुक के पूछता है भैया वो रास्ता कहाँ है वहाँ जाने का, जब गूगल मैप वर्क नहीं कर रहा ना या चल ही नहीं रहा है, तो गूगल आंटी सही नहीं बताए तो ये ज़रूर बता देंगे, तो इनको पूछते हैं भैया वो रास्ता कहाँ है वहाँ का, आंटी बताना, बट कभी ये नहीं पूछेंगे कि ये कितने का बेच रहे हो बता दो। एंड अनदर टू आस्क कुड दिस सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और वो कह रहे हैं और कुछ तो रुक के पूछते हैं इनसे कि गैस मिल जाएगी क्या, जो बाहर के देशों में जैसे हम पेट्रोल डालते हैं उसको आप गैस भी कह सकते हो, गैस भी डलती है इन लोगों के यहाँ। तो कुछ लोग पूछते हैं गैस मिलेगी, तो कहते तुम पागल हो, अब पोएट कहते गुस्से में, दे कुडिड दिस क्रॉसली मतलब जब पोएट गुस्सा है तो मतलब दिस क्रॉसली आ गया, पोएट कहते तुम पागल हो, इतने गरीब से लोग हैं, तुम्हें लग रहा है इनके पास इतने पैसे होंगे कि ये गैस रखेंगे अपनी दुकान के ऊपर, दे हैड नॉट डेंट इट, सी दिख नहीं रहा तुम्हारे को। तो पोएट को अब गुस्सा आ रहा है कि लोग इतने सेल्फिश क्यों हैं, कोई भी नहीं रोकता है इनसे कुछ खरीदने के लिए। चलो ये इसके वर्ड मीनिंग्स है इस वाले हमारे स्टैंजा के। ओके जी, अब आगे पढ़ते हैं। अब हम क्या होता है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। वो कह रहे हैं जो कंट्री मनी है ना, यानी कि जो ये गांव के लोग जो पैसा कमा रहे हैं, इससे जो है ना इसमें इतना स्केल ऑफ गेन नहीं है, इसमें आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से नहीं जी सकते हो, बहुत आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो, बहुत कम प्रॉफिट कमाते हो। द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, इनको इतनी नेसेसरी ये कमाई हो ही नहीं रही है कि ये अपनी लाइफ हैप्पी और पीसफुली और सेटिस्फैक्शन से जी पाए। और सो द वॉइसेज ऑफ कंट्री सीम टू कंप्लेन, और यही चीज़ ये लोग कंप्लेन करें कि यार हम इतना पैसा नहीं कमा पा रहे कि रात को हम पेट भर के खाना खा के सो जाएं या हम शांति से अपना जीवन गुजार पाए, इसलिए हमने ये स्टैंड लगाया कि तुम कुछ हमसे खरीदो, हम प्रॉफिट कमा पाए और हम भी खुशी से जी पाए। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं अब हम। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, आखिरी स्टैंजा ये, टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब एक दिन पोएट बैठे होते हैं और सोचते हैं, कह रहे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि यार इन लोगों को ना एक बारी में इनके दर्द से छुटकारा मिला दो, और वो कैसे होगा, इन्हें मार दो। वो सोच रहे हैं भाई इतने दुख है इनकी लाइफ में, कोई रुक ही नहीं रहा, इन्होंने इनिशिएटिव लिया वो भी सही नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा तो इनको मार दो। मैंने ये सोचा एक दिन कि इनको ना जान से मार देना चाहिए, तो ही इनकी लाइफ सही हो सकती है, क्योंकि हम सिटी के लोग तो तरस खाएंगे नहीं उन पर।
फिर वो कहते हैं द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इन टू द सीन, फिर वो कहते हैं जब नेक्स्ट डे मैं वापस आया, सेन मतलब क्या हुआ, इनसेन होता है ना, जैसे पागल हो, कह रहे मेरे दिमाग में मैं वापस आया, सेन मतलब अपने दिमाग में मैं वापस आया। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी बी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैंने सोचा यार अगर कभी मेरे साथ ऐसा हो कि मैं परेशान हूँ और तुम मुझे आके बोलोगे हम तुम्हें जान से मार देते हैं, तुम्हारी सारी दुख दर्द खत्म हो जाएंगी, तो क्या मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं ना। तो वो ये चीज़ एंड में कहते हैं कि एक बारी को तो मैंने गुस्से में ये सोचा कि इन लोगों को मार दो, इनका यही सॉल्यूशन है, वरना तो ये दुखी ही जिएंगे, इनकी कोई मदद नहीं करेगा। मैंने ये सोचा, बट अगले दिन मैं उठा तो मैंने कहा यार कल पागलों वाली बात सोच रहा था, तो खुद सोच, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मेरी भी लाइफ में भी दुख है, अगर कोई मुझे जान से मारने आ जाए कि तुम बहुत दुखी हो तो क्या ये सही होगा? नहीं ना। और यहाँ पे पोएम एंड हो जाती है। अब इसका एक मीनिंग और है जो हम समझते हैं कि एंड में पोएट कहते हैं नेक्स्ट डे जब मैं वापस आया अपने दिमाग में, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं सोचता हूँ कि जैसे तुम आओ लोग मेरे पास एंड तुम मेरे को मेरे इस पेन से जो है छुटकारा दिलाओ। और पोएट का पेन क्या है कि रोड साइड स्टैंड के लोगों के पास कोई रुक नहीं रहा है, तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि मैं तुम सबको कह रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरा ये पेन ख़त्म करो। और इनका पेन कैसे ख़त्म होगा कि जब अब अगली बार हम घूमने जाएं और हमें कोई रोड साइड स्टैंड का बंदा दिखे तो हम उससे कुछ खरीद लें। बट ये इंटरप्रिटेशन हमने बना दिया है। एक इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि पोएट कह रहे हैं कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगेगा तुम मुझे मारोगे तो, और दूसरा ये है ये रीडर्स से कह रहे हैं कि आप मेरा पेन ख़त्म करो, मेरा पेन ये है, इनसे कोई कुछ खरीद नहीं रहा तो तुम अगली बार जब निकलो तो ज़रूर खरीदना। ठीक है जी। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये पोएम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ वर्ड मीनिंग्स इन दिस पोएम। एंड में मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार इस पोएम की वर्ड मीनिंग्स को ध्यान से देख लेना। इस वाली पूरी पोएम की जो PDF है नोट्स का वो मैं अपलोड कर दूँगी अपने Instagram ID पे, वहाँ से डाउनलोड कर लो। कोई मुश्किल नहीं है ये पोएम, बस सिंपल ये सब एक बार आपको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया, वही क्वेश्चन आएंगे, उसी में से पेपर आपका आएगा, जाके आप उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की आखिरी पोम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम को लिखा है एंड्रीन रिच ने, जो एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट पोएट है, और इन्होंने बहुत सारी पोएम में जो औरतों के ऊपर अत्याचार होता है उसके बारे में बताया, और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस पोएम में हमारी मेन कैरेक्टर है एक आंटी जिनका नाम है जेनिफर, जो अपनी लाइफ में पोएम पढ़ के हमें पता चला कि खुश नहीं है। वो अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो है बर्डन है, उनके जो हस्बैंड है उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं, और वो अपने इमोशंस को दिखा नहीं पा रही हैं, और इन इमोशंस को उन्होंने दबा लिया अपने मन के अंदर। बट वो इमोशंस को कभी कभी वो अपना प्रकट कैसे करती हैं, कढ़ाई करके। कढ़ाई वो नहीं कि भाई कढ़ाई गैस पे कढ़ाई चला रही है, नहीं, ये भी एक टाइप की कढ़ाई होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। और ये जो है वो क्या करती है, ये पैनल सा होता है गाइस, जिस पे ये कपड़ा लग जाता है और इस पे आप सुई और धागा लेकर कढ़ाई कर सकते हो। तो वो अपने पैनल पे क्या बनाती हैं, जो हमारे टाइटल है हमारी पोएम का, आंट जेनिफर्स टाइगर, अपने मन की जो उनके इमोशंस है जो दबे हुए हैं ना, तो वो चाहती है मैं भी शेरनी की तरह हो जाऊं, तो इसीलिए वो शेरनियाँ और शेर अपने इन पर बनाती है। टाइगर ही बनाते हैं, वैसे शेरनी नहीं बनाती। तो ये आपकी पोएम का मेन, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, और मैं तुम्हें आपकी पोएम पढ़ा देती हूँ। ठीक है, चलो वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये रही पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो प्रांस कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। तो प्रांस मतलब क्या होता है, मूव करना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से। तो आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाया अपने पैनल के ऊपर, पैनल क्या हुआ, यही चीज़ को पैनल कह रहे हैं, ये पैनल हो गया ना एक टाइप का। इस पैनल के ऊपर, या आप कहो स्क्रीन के ऊपर, सॉरी स्क्रीन कहो पैनल को, एक ही बात है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, तो ये है स्क्रीन। स्क्रीन किसको कहा, ये जो इनका कपड़ा है ना जिसपे सिलाई कढ़ाई कर रही है ये वो। और कैसे कर रहे हैं प्रांस, मतलब कि वो बहुत ही प्राउडली दिख रहा है कि वो टाइगर बहुत प्राउड में और बहुत एनर्जी से चल रहा है। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, दिखने में कैसे है, ब्राइट बिल्कुल चमकते हुए। टोपैज क्या होता है, टोपैज एक येलो कलर का गाइस बहुत ही सुंदर सा पत्थर होता है। ठीक है, हीरे नगीने जो होते हैं ना अलग अलग से, वैसा एक होता है ये टोपैज, बिल्कुल चमकते हुए येलो से, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और कहाँ के रहने वाले हैं ये टाइगर, ये टाइगर रहने वाले हैं जंगल के। कहाँ के, जंगल के रहने वाले हैं। डेनिजन्स मतलब क्या होता है, रहने वाले, जो कोई जना जहाँ पे रहता हो ना उसको कहेंगे ये वहाँ का डेनिजन है। और वो हमारे टाइगर कहाँ रहते हैं, टाइगर रहते हैं जंगल के अंदर। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पे रेफर करता है टाइगर के फॉरेस्ट को। ठीक है, चलो अगला आता है। They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। अब आगे वो लिखती हैं,
दे डू नॉट फियर द मैन। अब ये जो आंटी के टाइगर है ये आदमियों से नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब इसका आप ये भी मान सकते हो, जैसे कोई हंटर बैठा है पेड़ के नीचे छुप के टाइगर को मारने के लिए, टाइगर नहीं डरता उससे। दे पेस, पेस मतलब क्या होता है, चलना, वो अब भी चलते रहते हैं। इन स्लीक मतलब स्मूथली, बहुत ही स्मूथली। शिवलरिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली। सर्टिनिटी मतलब होता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस पे। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा अगली लाइन में कि आंटी के जो टाइगर उस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो किसी से नहीं डरते, किसी आदमी से नहीं डरते, इवन कोई उन्हें मारने आया हुआ आदमी उससे भी नहीं डरते, और वो चलते हैं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ब्रेवली और कॉन्फिडेंस से, आंटी के टाइगर। अब ये जो इनके टाइगर हैं आंटी के, ये डायरेक्ट जो है कंट्रास्ट शो कर रहे हैं आंटी की रियल इमेज से, क्योंकि आंटी तो बहुत डरी सहमी रहती है अपने हस्बैंड से, और कहाँ उनके टाइगर जो इतने जिंदा दिल हैं, जो इतने ही ज़्यादा ब्रेव हैं। ठीक है जी। और एक और मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एग्जाम में। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यहाँ पे इसलिए बीनीथ द ट्री मतलब क्या हुआ, ट्री के नीचे। तो एक टाइप का ये क्या शो रहा है ट्री के नीचे, कि कोई अथॉरिटी और आप उसके नीचे हो, क्योंकि आन जेनिफर जो अपनी लाइफ में है वो अपने हस्बैंड की अथॉरिटी में रहती हैं, उनके हस्बैंड है उनकी अथॉरिटी के अंडर में ही रहती है, ये उनसे बहुत डरती है। बट जो टाइगर है वो नहीं डरने वाला किसी भी आदमी से। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेंजा है ये। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, finding the even find even the ivory needle hard to pull। अब आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फ्लटरिंग मतलब वो कांप रही हैं थ्रू हर वूल, जो वो कढ़ाई कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, तो उनकी जो उंगलियां हैं गाइज वो कांप रही हैं। ठीक है। एंड फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और वो जो पतली सी सुई है जो आइवरी की बनी हुई, आइवरी एक टाइप का आपको जो हाथी के दांत होते हैं ना उसके मटेरियल से एक सुई बनी हुई है, उसको भी खींचने में, उसको भी पुल करने में उनके उंगलियां कांप रही हैं। अब ऐसा क्या है भाई, वो तो सुई में कितना वजन होगा, 1-2 ग्राम की भी नहीं होगी वो तो, इतनी तो भारी वो चीज़ नहीं है कि उनकी उंगलियां कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं उनकी उंगलियां, तो वो हमें नेक्स्ट लाइन में पता चल जाएगा। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। क्योंकि उनकी उंगलियां इसलिए कांप रही है क्योंकि अंकल का जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड क्या है, जो सगाई की अंगूठी है, जो शादी की अंगूठी है, उसका जो वेट है ना वो उनके हाथ पे बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं। अब ये मत समझना कि अंकल ने भैया इतना बड़ा डायमंड का कोई अंगूठी पहना दिया कि इस वजह से आंटी से हाथ नहीं चल रहे, नहीं। यहाँ वेडिंग बैंड एक बहुत बड़ा सिंबलाइज है या सिंबल है किसका, जो उनकी लाइफ में शादी होने के बाद बर्डन आए हैं, जो मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स, जो अत्याचार, जो डोमिनेंस उन्होंने शादी के बाद झेली है ना अपनी लाइफ में, ये वेडिंग बैंड उसका सिंबल है। इस चैप्टर में क्वेश्चन यहीं से आएगा आंटी के वेडिंग बैंड के ऊपर कि वो क्या सिंबल है। अंकल जो अत्याचार कर रहे हैं उसका है, अंकल जो डोमिनेंस कर रहे हैं उसका है। हालांकि हमें पता नहीं है कि ये क्या फेस कर रही हैं, बट बुरी चीज़ें ही फेस कर रही हैं ये अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। ठीक है, तो समझ गए इस वाले सेंस को। आंट जेनिफर की फिंगर फ्लटर कर रही है थ्रू अ वूल, फाइंड द इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। क्यों है हार्ड टू पुल, ऐसा कुछ नहीं कि कमज़ोर है, वो नहीं चल रही, मेंटली वीक हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंकल के जो शादी करने के बाद जो इनका मन है वो बहुत परेशान रहता है, टेंशनों में रहती हैं, इनको आज़ादी नहीं मिली है, इस वजह से हाथ भी इनके काँप रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उनके जो डरे हुए हाथ हैं वो ऐसे पड़े हुए दिखाई देंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, और उस समय पे भी जब वो मरी होंगी उनके हाथ आप देखोगे तो उस समय भी शी विल बी रिंग्ड, रिंग्ड मतलब होता है घेरा, बंधी हुई होंगी वो किससे, उन ऑर्डील से। ऑर्डील होते हैं बुरा समय, जो बुरा समय उन्होंने देखा है उनसे वो अभी भी गिरी होंगी। विच शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो बुरा समय जो उनके हमेशा साथ में रहा। अब बुरा समय कौन दिखा रहा था उनको, उनके हस्बैंड दिखा रहे थे। तो शादी के बाद भी यहाँ लिखा है जो उन्होंने बुरे समय देखा, अब मरने के बाद भी वो उनके साथ में रहेगा। अब तुम कहोगे कैसे रहेगा, देखो भाई शादी की अंगूठी है वो तो पहनी हुई है, जब वो मर भी गई और उनके हाथ है तो हाथों में वो दिख रहा है कि किसी डरी सहमी औरत के हाथ है ये, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये दबके जी है। अगर जब वो मर भी जाएंगी, ठीक है, और उन्हें जब बरी भी करा जाएगा तो भी उनके हस्बैंड का नाम उनके साथ में लिखा जाएगा, तो पूरी ज़िंदगी तो वो खुशी से नहीं रही ना, वो बहुत ही ज़्यादा दबी हुई और बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव रही हैं। तो वही चीज़ डेथ के बाद भी उनके हाथों पर दिखाई देगी कि वो हैप्पी नहीं रही अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिफाइड एंजाइटी से भरा हुआ, ठीक है। रिंग्ड मतलब क्या है, उनकी वेडिंग रिंग है यहाँ पे। ऑर्डील्स होते हैं पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो बुरी चीज़ें देखी, और मास्टर्ड बाय मतलब होता है कंट्रोल्ड बाय। तो आंटी के मरने के बाद भी उनके हाथों पर दिख जाएगा वो बुरी चीज़ें जिन्होंने उनको मास्टर करा था, और वो उनसे तब भी बंदी रहेंगी। अब आगे देखते हैं। आंटी का तो डेथ दिखा दिया ना।
The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and afraid. But आंटी के मरने के बावजूद भी जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, जो आर्ट उन्होंने बनाई है, वो अभी भी उनके जो पैनल है, पैनल स्क्रीन, वो तभी मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने बहुत बार पढ़ी है ना पोएम। तो ये जो उनका पैनल है, इसको स्क्रीन को, पैनल को, एम्ब्रॉयडरी वाला जो ये जगह है, ये इस पे जो इन्होंने टाइगर बनाया, ये अभी भी प्रांसिंग करेंगे। प्रांसिंग मतलब बहुत ही अच्छे से याद कर लो इस पोएम के लिए। मूविंग विद हाई एनर्जेटिक स्टेप्स, बहुत ही प्राउडली ऐसे चलेगा ना टाइगर, तो वो तो मरने के बाद भी आंटी के वैसे ही दिखेंगे, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाले पे प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये एक चीज़ सिंबल रहेगा आंटी के मरने के बाद भी कि उनके मन की इच्छा ऐसी थी, उनके आर्ट फॉर्म के थ्रू उनका जो लाइफ में जो वो जीना चाहती थी जैसे लाइफ, वो जिंदा रहेगा। तो ये जो पूरी पोएम है, इसमें जो आपको दिखाया कि आंटी ऐसे कढ़ाई कर रही हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि उन्हें अपनी लाइफ में आज़ादी नहीं मिल रही है। शी इज़ बर्डन, शी इज़ टॉर्चर्ड, शी इज़ नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ, बिकॉज शादी करने के बाद उनके जो हस्बैंड है वो उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, और उनके मन में जो भरा हुआ है वो अपने उस आर्ट के थ्रू उसको प्रेजेंट कर रही हैं। उनके मरने के बाद भी उनका जो ये आर्ट है वो सिंबल होगा कि ये औरत अपने दिल से ऐसा बनना चाहती थी, वो किसी से डरना नहीं चाहती थी, और बहुत ही खुल के और ब्रेवली टाइगर्स की तरह जीना चाहती थी। तो विद दिस ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है, एंड जेनिफर्स टाइगर। वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी से, पोएटिक डिवाइसेस भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।